हेलो एवरीवन। अब हमें फुल लेंथ टेस्ट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं। मैं कम से कम 10 साल के सीडीपीओ और बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम लेती है, कम से कम सबके 10 पेपर मैं इस 10 से 12 दिन में लेकर आने वाली हूँ और हम बैक टू बैक जाएँगे 17, 69, 68 ऐसे बैक जाएँगे 10 साल तक। तो ये पेपर जो है 17 बीपीएससी का हुआ था वो है और इसमें सेक्शन वाइज़ दिए हुए हैं। मतलब हम एक पेपर पहले आज 17 का पेपर सॉल्व करें जिसमें साइंस पहले है, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। क्या है, आपको ये जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो ये सॉल्व करना भी बताएँगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है। डाल्टन थ्योरी को एक्सप्लेन, इसमें से कौन-सा करता है? हमारा ऑप्शन में गिवन है द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, स्थिर संघटन, कांस्टेंट कंपोजिशन या रेडियो एक्टिविटी है या फिर मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब अनुपातवाद का नियम। तो इसमें से कौन-सा नियम है जो डाल्टन को व्याख्या करता है? तो ये तो लगभग सबको याद होता है कि मास को ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये कि मास जो है कंज़र्व होता है, मास जो है संरक्षित रहता है, ना उसे बनाया जा सकता है, तो ये सबको पता होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट है। हमें मान लिया एक ऑप्शन के बारे में ही पता है। तो हमें इसमें सबसे पहले रॉन्ग स्टेटमेंट पे जाना है कि इसमें से कौन-सा गलत हो सकता है, ठीक है? जो भी हमने पढ़ा है अपनी नॉलेज के हिसाब से कौन-सा सबसे ज़्यादा गलत है। तो डाल्टन ने कभी भी रेडियो एक्टिविटी 1 मिनट, जहाँ पे मैं रहती हूँ रात को एरोप्लेन बहुत आता है, बीच-बीच में मुझे रोकना पड़ता है। हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि इसमें से सबसे ज़्यादा हम क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट पे जाएँगे कि सबसे ज़्यादा रॉन्ग कौन-सा है। तो इनमें डाल्टन ने क्या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो थर्ड स्टेटमेंट है, क्या इसके बारे में कुछ बताया है? नहीं। डाल्टन रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट डाउटफुल है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम रॉन्ग स्टेटमेंट पहचान जाते हैं तो ईज़िली अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। फर्स्ट तो हमारा ठीक था, तो हमें पता है कि आंसर में फर्स्ट होना चाहिए और थर्ड रॉन्ग है। तो हम पहले थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि किस-किस में है, उसे एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए में थर्ड स्टेटमेंट है, ये आंसर नहीं होगा। ये थर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में थर्ड स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर ये होगा। अब देखते हैं कि क्या-क्या आंसर आया है हमारा। हमारा आंसर आया हुआ है द्रव्यमान का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन आया हुआ है और प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये डाल्टन की व्याख्या से थ्योरी से रिलेटेड है। अब इनकी व्याख्या पढ़ते हैं कि ये है क्या? जैसे कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन अभी बताया है कि मास को ना बनाया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि वो अविभाज्य है, उसे विभाज्य नहीं किया जा सकता। और सेकंड है अनुपात का नियम, अनुपातवाद का नियम कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन कि कोई भी जो यौगिक होते हैं वो फिक्स कंपोनेंट में बने होते हैं। जैसे H2O है, फिक्स कंपोनेंट में बने हैं कि H का 2 परमाणु है और O का 1 परमाणु है, ठीक है? CO2 है, C का 1 परमाणु है, O2 का 2 परमाणु है, तो एक फिक्स कंपोजिशन होता है। तो यही बोला हुआ है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कि एक पदार्थ के, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है, एक पदार्थ के यौगिक परमाणु गुण द्रव्यमान भार में समान होते हैं, ठीक है? एक पदार्थ के यौगिक इनके परमाणु गुण और द्रव्यमान भार, द्रव्यमान यहाँ पे भार की बात कर रहे हैं, इसमें समान होते हैं। डाल्टन के नियम के अनुसार परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं। ये क्या हो गया? ये एक यौगिक हो गया। थर्ड एक्सप्लेन क्या करता है? थर्ड क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अनुपातवाद, बहु अनुपातवाद का नियम। ये क्या है? इसके अनुसार जब 2 तत्व मिलकर एक से ज़्यादा यौगिक बनाते हैं, तो एक का द्रव्यमान दूसरे के निश्चित द्रव्यमान के साथ मिलकर छोटी इकाई के अनुपात में होता है, ठीक है? कि कुछ ना कुछ रेशो होगा। जैसे कि अभी हमने CO2 H2O कंपोजिशन तो कर लिया, लेकिन इसका रेशो H2O, H का अगर हम परमाणु ये H का अगर हम द्रव्यमान निकालें, ठीक है? तो H 2 रेशो में आएगा और O का जो क्या होता है? O का 16 होता है। H का 1 होता है, क्योंकि H के 2 परमाणु हैं तो 2 1 जा 2 और ये क्या हो गया 16। तो इसका रेशो करना तो H2O 2 1 जा 2 और 2 8 जा मतलब 1:8, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो इसका फिक्स रेशो हो गया। अब तुम कितना भी पानी बना लो, वो उसका रेशो 1:8 ही आएगा। मैं 4 पानी बना लूँ या 6 पानी बना लूँ, कितना ही H2O हो तो रेशो फिक्स होगा। तो ये रेशो जो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये बोलना चाह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी, 1 मिनट, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेक्नोपोलिस? टेक्नोपोलिस इसमें से क्या है? सिलिकॉन वैली, लंदन, पेरिस, मॉस्को। तो इसमें टेक्नोपोलिस क्या है? तो टेक्नोपोलिस इसमें से क्या है? सिलिकॉन वैली, जैसे कि हमेशा न्यूज़ में रहता है कि टेक्नोपोलिस है, मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का हब है। टेक्नोलॉजी का क्या है? हब। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है इसमें। कि सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस है जहाँ पे तकनीक और इनोवेशन केंद्रित है। और कहाँ पे है ये? उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है ये। विश्व का सबसे महान विज्ञान पार्कों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन द स्टमक? कि पेट के अंदर हमारा कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो पेट के अंदर
पढ़ा हुआ है आपने, और ये मेरा कम से कम जो शॉर्ट वाला मैं लेकर आ रही हूँ, लगभग 2 से 3 घंटे में मैं साइंस करा दूँगी। अभी मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, कम से कम वो कर सकते हैं तो वो आपको सीधे याद हो जाएगा। तो एचसीएल जो होता है वो पेट के अंदर स्रावित या पेट के अंदर ये बनता है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये है एचसीएल बनता है, थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं कि इसमें जो भी एचसीएल क्या है, पढ़ते क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, लिखा हुआ है एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है कि ये पेट में स्रावित होता है, और इसके अलावा फिर एरोप्लेन आ रहा है। हाँ जी, तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और KCl, पोटेशियम क्लोराइड भी स्रावित होता है, ये भी बनता है। और HCl जो है वो अम्ल भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारता है। HCl क्या करता है, हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों को मारता है। इसका pH 1.5 से 2 तक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पार्श्विक कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे ऑक्सिंटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। तो HCl पेट में स्रावित होता है, NCl और KCl भी पेट में स्रावित होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे डाइजेशन में यूज़ होता है। ठीक है, डाइजेशन के काम आता है। इतना ही कर सकते हैं, इनफ है इतना, वो ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया है उसमें। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रूलर एंड असम इन द टाइम्स ऑफ हर्ष, कि इसमें से किस शासन में हर्ष के समय असम पर शासन किया था। इसमें से किस शासन ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो हर्ष के समय असम पर शासन किसने किया था, कौन सा रूलर है इसमें से जिसने शासन किया था। तो इनका नाम दिया हुआ है अश्वद, क्या भास्कर वर्मन, दाहिर, या फिर एक से अधिक। तो इसमें से क्या आंसर है जो कि हम बार बार पढ़ते हैं, या फिर आपने PYQ किया हुआ हो तो भास्कर वर्मन। तो कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में भी होती है वो चीज़ें, भास्कर वर्मन। और इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, इन क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, नहीं आते हैं तो हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि असम पर रूल किया था, इसमें से कौन था ऐसा शासक जो हर्षवर्धन के समय असम पर रूल किया था। भास्कर वर्मन हर्ष के समय असम पर शासन कर रहा था। हर्षचरित कवि बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्ष की जीवनी है। ये तो वैसे ही फैक्ट है, और आगे भी आएगा कि हर्षचरित कवि बाणभट्ट द्वारा रचित है। हर्षचरित कवि बाणभट्ट द्वारा रचित है, और है क्या हर्षचरित, जैसे पता चल रहा है कि सम्राट हर्ष की जीवनी है इसमें। ठीक है, इस ग्रंथ में भास्कर नामक शासक द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं हर्षचरित में ऐसा लिखा हुआ है कि भास्कर जो है, भास्कर वर्मन ने बहुत सारे उपहार भेजे थे हर्षवर्धन को, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हर्षचरित में लिखा हुआ है, ऐसा ये बोल रहे हैं। और ग्रंथ में उल्लेख है कि भास्कर जो है असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है, भास्कर वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शंस के साथ में, ये ऑप्शंस आ गया ना, ये ऑप्शंस आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, जूम करते करते आंसर भी शो हो जाते हैं। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया। तो ये फैक्ट है, अभी तो काम का है नहीं हमारा, लेकिन इससे ये पता चलता है कि काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो 2022, 2023, ये 2020 का क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है याद करना। मेरे जैसा इंसान तो नहीं कर सकता है, तो ये हमें याद नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें याद नहीं करना है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा। वो मीटर, द मीटर दैट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, कि व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है उस मीटर को क्या बोलते हैं। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी में जिस मीटर का प्रयोग होता है उस मीटर को क्या बोलते हैं। तो लास्ट टाइम पता है, लास्ट टाइम तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने भी इसका आंसर स्पीडोमीटर दिया था, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ओडोमीटर है, ओडोमीटर, ये क्वेश्चन कर लेना, इसका सही आंसर ओडोमीटर। ये डायरेक्ट PYQ में से है, कॉपी पेस्ट है ये PYQ में से। तो इसका आंसर देख लेते हैं, डी, आंसर डी है, ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग होता है। इनफ है इतना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन, कि एंग्लो इंडियन समुदाय का जो 2 आरक्षित सीट होती थी उसे समाप्त किया गया। कौन से इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उस टाइम करंट में है था, तो और ये अभी भी आना चाहिए क्योंकि एंग्लो इंडियन को हमने खत्म कर दिया। तो 104 अमेंडमेंट था ये, 104। ठीक है, 104 अमेंडमेंट द्वारा हमने एंग्लो इंडियन को, इसे इसमें बस ये बता देती हूँ कि क्या था, एक मिनट, 104 संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया।
और 104 में ही क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण था उसे 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके माध्यम से आर्टिकल 331 में संशोधन किया गया और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। तो 104 में ये था। 104 में हमने एंग्लो इंडियन को 2 सीट समाप्त कर दी है और अनुसूचित जाति जो जनजाति है इनका आरक्षण अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। मैथ के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम यहाँ पे। मैथ के क्वेश्चंस के लिए अलग से हम केवल मैथ के लिए कोशिश करूँगी एक सीरीज़ लाने की। क्वेश्चन नंबर, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? इसमें से कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, मोरमुगांव या कोची? कौन सा इसमें से कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है, चेन्नई बंदरगाह वो कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। चेन्नई बंदरगाह भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। आपको याद होना चाहिए क्योंकि पीवाईक्यू में से एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है। यह सबसे बड़े और सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है और बस यही चीज़ है। और इस बंदरगाह से पेट्रोलियम उत्पाद, लौह अयस्क आदि का व्यापार होता है, जबकि मोरमुगांव, मुंबई, कोची जैसे बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जबकि मोरमुगांव, मुंबई, कोची जैसे बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं और ये गहरे बंदरगाह हैं। इनमें ऐसी भौगोलिक विशेषता है कि व्यापार के लिए उपयुक्त है। तो हमने क्वेश्चन क्या किया था? चेन्नई बंदरगाह भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। और साथ में याद करते हुए चलते हैं चेन्नई। देखिए, गुड़ प्राकृतिक है जबकि चीनी जो है ना, चीनी हम जो चीनी बना देते हैं वो कृत्रिम है। चीनी जो हम बना देते हैं वो कृत्रिम ही है ना। हम उसे ज़बरदस्ती चीनी बना देते हैं, जबकि गन्ना क्या है? गन्ना प्राकृतिक है, लेकिन हम उसको चीनी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या है? कृत्रिम। तो चेन्नई बंदरगाह को हम उसके बाद चीनी बंदरगाह पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 को, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सीधे। इसका आंसर 3 है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी में। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य देने पर मतदान किया और मतदान का प्रस्ताव पारित करने पर 12 वोट पक्ष में पड़े और 2 अनुपस्थित रहे। ठीक है। अनुपस्थित में स्विट्जरलैंड और यूके है। 1 वोट विपक्ष में जो कि अमेरिका द्वारा दिया गया, उसने वीटो का प्रयोग कर लिया। ठीक है। तो 2 अनुपस्थित और 1 वोट विपक्ष में रहे कि हम नहीं मानते ये। तो इस प्रकार मतदान को अस्वीकार करने वाले या तो मतलब मतदान को टोटल अस्वीकार करने वाले कितने हो गए? 3। 1 अमेरिका और 2 अनुपस्थित रहे उसमें। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। इन द यूनियन बजट स्पीच 2024-25 which oil seeds were noted as not being covered under the goal of आत्मनिर्भर भारत? तो इंडिया बजट में इसमें से कौन सा आत्मनिर्भर भारत में शामिल नहीं है? केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें क्या है? सीसेसम, तिल, सोयाबीन और ग्राउंडनट ये सब शामिल है। क्या शामिल नहीं है? कोकोनट शामिल नहीं है। सीतारमन ने 24-25 में केंद्रीय भाषण में तिलहन जो है उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए योजना बनाई, जैसे कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी का उल्लेख है, लेकिन नारियल को शामिल नहीं किया गया है। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जो नियुक्ति है वो हमें याद करना है। तो इसमें उस टाइम कहाँ का नियुक्त किया था प्रधानमंत्री ने? कुवैत का। आइडिया लगेगा हमें कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं।